आवाज बंद करना। जैसे चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझिएगा। हम आपको बताए थे, आवाज बेटा बंद करते रहेगा और शांति से पढ़िए, जो पूछना है पूछ लीजिएगा। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है कि यदि पहले सबसे पहले कि चुंबकीय प्रेरण और विद्युत प्रेरण के बारे में जानिए। चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण और विद्युत प्रेरण। इसके बारे में जानिए। विद्युत प्रेरण क्या है, चुंबकीय प्रेरण क्या है। होता क्या है कि जब आप दो चुंबक ले लीजिए या एक चुंबक ले लीजिए और दो ब्लेड ले लीजिए और दोनों ब्लेड को चुंबक के एक तरफ रख लीजिए। कागज का पन्ना लीजिए। यदि आप सोचते होंगे कि चुंबक में ब्लेड में चुंबक के कण चिपक जाएंगे तब चिपकता है, तो ऐसा करिए कि आप एक चुंबक लीजिए और दोनों माने एक पन्ना ले लीजिए, पेज में चुंबक को रख लीजिए और उसके ऊपर ब्लेड रख दीजिए। दो ब्लेड रखेंगे, दो ब्लेड 5 या 10 मिनट रखेंगे, उसके बाद ब्लेड में ब्लेड चिपकाएंगे तो चिपकने लगता है। यानी ब्लेड में चुंबकत्व का गुण आ गया। तो ब्लेड में चुंबकत्व का गुण कैसे आया? तो ब्लेड में चुंबकत्व का गुण चुंबकीय प्रेरण के कारण आया। यानी जब किसी चुंबक के पास कोई पदार्थ लाते हैं, वो यदि अनुचुंबकीय पदार्थ हो या प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, ब्रह्मांड में सारे वस्तुएं चुंबकीय होते हैं। माइकल फैराडे ने बताया कि ब्रह्मांड में मैंने पदार्थों के चुंबकत्व के आधार पर उन्हें वर्गीकरण किया और बताया कि पदार्थ जो होते हैं सभी चुंबकत्व होते हैं। कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, कोई अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, कोई लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के मतलब है कि बताया गया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होता है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होता है और शक्तिशाली सिरों के समीप लाने पर, कोई शक्तिशाली चुंबकीय सिरा है उसके समीप लाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होता है। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह क्षेत्र के दिशा में मामूली से आकर्षित होता है, माने चुंबकित हो जाता है। क्षेत्र के दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाता है और शक्तिशाली सिरों के समीप लाने पर वह मामूली से आकर्षित होता है, बहुत थोड़ा सा आकर्षित होता है, तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह तेजी से चुंबकित होता है। क्षेत्र के दिशा में तेजी से, ये भी जानते हैं कि क्षेत्र की दिशा में होता है और ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये भी क्षेत्र की दिशा में होता है, ये भी क्षेत्र की दिशा में होता है। तो यह क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होता है और शक्तिशाली सिरों के समीप लाया जाए तो तेजी से आकर्षित होता है। तो इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे फेरिक है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है जो तेजी से आकर्षित होते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है चुंबकीय प्रेरण में कोई भी पदार्थ हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए,
कोई भी पदार्थ हो यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चुंबकित हो जाता है, और चुंबकित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि आप डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जबकि ये वैद्युत प्रेरण, वैद्युत प्रेरण क्या है? जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत की बात आती है तो वैद्युत में, जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। जैसे आप इसको रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों के पास ले जाते हैं तो चिपक जाते हैं इसमें, यानी आकर्षित हो गया। माने इसमें आवेशन की मात्रा इसलिए हुआ कि या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में गए होंगे या बालों में से इलेक्ट्रॉन करके इसमें आए होंगे। यानी हम आपको बताए थे पहले चैप्टरों में, सबसे पहला चैप्टर पढ़े होंगे कि आवेशन की घटना 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से? ये घर्षण द्वारा, रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होगी। जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होती है, और जब स्थानांतरण होगी तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह व्यक्ति धनी होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा वह व्यक्ति गरीब होगा। यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित होती है। तो स्थानांतरण 2 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से: घर्षण द्वारा, विद्युत प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। विद्युत प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। जैसे विद्युत प्रेरण क्या है? तो जब किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो प्रतिकर्षित या आकर्षित बल के कारण वह प्रेरित हो जाता है। जैसे आप धारिता में पढ़े होंगे चैप्टर में, संधारित्र में, ये क्या था? ये एक प्लेट है, धातु की प्लेटें हैं, और ये भी एक धातु की प्लेट है। इसको ए और इसको बी मान ले रहे हैं। जब आप विद्युत स्रोत से इसको आप प्लस क्यू आवेश दिए होंगे, आपको याद होगा कि जब इसको प्लस क्यू आवेश दिए होंगे तो विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट पर, इस प्लेट के जितनी, प्लेट के अंदर जितनी ऋणावेशित कण है, इसको आकर्षित करने के कारण, क्योंकि आप पढ़े हैं कि धन आवेश और ऋणावेश के बारे में सुन लीजिए। अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, और सेम आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्लस प्लस हो तो ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। पढ़े होंगे पहले चैप्टर में कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश है वो आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। आप जैसे ये संधारित्र है एक प्रकार का, बताया गया था कि संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता को बिना आकृति परिवर्तन किए बढ़ाया जा सकता है। माने इस चालक की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके बावजूद भी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। धारिता क्या है? तो धारिता जो होती है किसी चालक द्वारा अपने अंदर आवेश संग्रह करने की क्षमता को ही धारिता बोलते हैं। धारिता क्या है? तो धारिता माने वह एक प्रकार की मापनी है जो अपने अंदर आवेश संग्रह कर सकता है। धारिता एक मापनी है जो अपने अंदर जितना आवेश संग्रह कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि धारिता, अगर डिफिनेशन देना है तो आप कह सकते हैं किसी चालक
के द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को ही धारता कहते हैं। कोई चालक है, अपने अंदर कितना आवेश संग्रह कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, उसी को धारता बोलते हैं। जबकि संधारित्र अलग सिस्टम है। संधारित्र क्या है? किसी चालक की आकृति को बिना परिवर्तन किए उसकी धारता को बढ़ा सकता है। जैसे आप को यह कहा जा सकता है कि आप डेली 5 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं, तो जो 5 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं तो आपकी धारता 5 रोटी हो गई। लेकिन अगर भूख की दवा दे दिया जाए तो आपकी शरीर में बिना परिवर्तन किए वो ऐसी दवा होती है कि आपके शरीर में बिना परिवर्तन किए 8 रोटी 10 रोटी बढ़ाने की क्षमता रखता है। यानी आपका धारता को बढ़ा दिया। आप 5 रोटी खा रहे थे, दवा इस्तेमाल किए तो 10 रोटी खाने की क्षमता कर दिया। वह दवा आपकी आकृति को बढ़ाया नहीं, वह दवा केवल आपकी आवेश संग माने भोजन संग्रह करने की क्षमता को बढ़ा दिया। यानी आपको भूख को बढ़ा दिया, जिससे आप भोजन संग्रह ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। यानी वही है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपकी माने जिस तरह से आपकी भोजन को संग्रह करने की क्षमता को बढ़ा दिया, उस तरह से हम बोल सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक की आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारता को बढ़ा सकता है। तो ये कैसे? तो आपको बताया गया था कि जब आप 2 प्लेटों को, धातु की 2 प्लेटों को एक दूसरे के समांतर और समीप रखेंगे, उसके बाद इस प्लेट से माने इस प्लेट पर प्लस को आवेश देंगे तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके अंदर के जितने ऋणावेशित कण है उन्हें खींच लेगा। तो जितने धनावेशित कण है, जितनी मात्रा में इस पर धनावेशित कण है, उतनी मात्रा में ऋणावेशित कण आ जाएंगे इसके सिरे पर, और इसमें से जितने अंदर धनावेशित कण है उसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस प्लेट पर आ जाते हैं। और जब जैसे कहने का आगे, तो कहने का मतलब कि इसके अंदर आवेश की मात्रा कम हो गई। जब विद्युत प्रेरण हुआ तो इस चालक के अंदर आवेश की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। किसके कारण? विद्युत प्रेरण के कारण। इस पर ऋणावेश आ गए प्लेट पर, बाहरी प्लेट पर, इस पर धनावेश, तो इसके अंदर आवेश की मात्रा कम हो गई। यानी आवेश की मात्रा कम होने का मतलब कि विभव गिर गया। जैसे आप बैटरी, मोबाइल की बैटरी चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल से बैटरी से ऊर्जा लेते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका वोल्टता गिरता जाता है। यानी क्या लेते हैं? आवेश लेते हैं। आवेश लेते हैं तो वोल्टता गिरती जाती है। यानी इसमें से आवेश ले लिए तो इसका विभव गिर गया। विभव गिर गया तो पुनः उसी विभव तक लाने के लिए आप चार्ज करते हैं, माने इसको आवेश देगा, इसको अतिरिक्त आवेश देना पड़ेगा, तो जब धारता बढ़ गई। अगर ये पृथ्वी से आप जोड़ देते हैं इसको, तो इस पर जितने धनावेशित कण है, यदि आप इस पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस पर जितने धनावेशित कण है वो पृथ्वी में आ जाते हैं। तो जब पृथ्वी में आ जाते हैं तो यानी इसकी धारता और कम हो गई, और जब इसकी धारता और कम हो गई यानी इसका विभव और घट गया। धारता कम नहीं, इसकी आवेश की मात्रा और कम हो गया, और जब आवेश और कम हो गया तो इसका विभव और गिर गया, और जब विभव और गिर गया तो पुनः हम अतिरिक्त आवेश दे सकते हैं, जिससे आवश्यकता अनुसार धारता बढ़ा दिया गया। कोई दिक्कत? यानी जो पंखे में लगा कंडेंसर है वह संधारित्र कार्य करता है। पंखे में लगा कंडेंसर संधारित्र का कार्य करता है। वो क्या करता है? आवश्यकता अनुसार आवेश संग्रह करता है और पंखा को धरता देता है आवेश। तो इसमें कौन सी घटना के कारण हुआ? विद्युत प्रेरण के कारण वस्तु ये क्या हुआ? आवेशित हो गया। मैंने आपको हम बताया थी कि प्रेरण माने आवेशन की घटना 3 प्रकार से होती है। पहला आपका घर्षण द्वारा, दूसरा विद्युत प्रेरण द्वारा, और तीसरा जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी आवेशित हो जाता है, वस्तु आवेशित हो जाती है। वह है चालन द्वारा।
माने चालन द्वारा वस्तु आवेशित होती है। तो याद रखिएगा, आवेशन की घटना 3 प्रकार से होती है, यानी घर्षण, विद्युत प्रेरण और चालन। कोई समस्या है जो आप पहले चैप्टर में पढ़े चुके हैं? अब आइए, हमने बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का डेफिनेशन क्या है। तो कह सकते हो कि जब किसी पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। इस आवेशित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस आवेशित होने की घटना को सिर्फ मिस्टेक हो गया, वैद्युत प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय नहीं, वैद्युत प्रेरण कहते हैं। लेकिन इन दोनों के मिक्स से ये बना। फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण एक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली पूरी ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में, जब याद रखिए, जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब? जब फ्लक्स परिवर्तन होगा है तब। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तभी प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। यदि फ्लक्स परिवर्तन न हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब शक्तिशाली सिरों के समीप ले गए हो तो फ्लक्स परिवर्तन होना संभव है। फ्लक्स परिवर्तन है क्या? तो देखिए फ्लक्स क्या है। तो जैसे आपने चुंबक ले लिया, ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रखा है, ऐसे गुजरती है। ऐसे पढ़े थे कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में, जैसे आपने चुंबक पढ़ा होगा कि नॉर्थ और साउथ, चुंबकीय बल रखा है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। और यह भी बताया गया था चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि काटती तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इनके जो कटान बिंदु है इन पर एक ही चुंबक से एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। माने चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जबकि एक ही चुंबक से एक ही बिंदु पर बल की दो दिशा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक सदिश राशि है, या चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। जबकि दो दिशाएं प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह अदिश का डिफाइन कर देगा, क्योंकि निश्चित दिशा नहीं मिल रही है, यानी यह असंभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती है। यदि प्रच्छेद करती तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल एक सदिश राशि है। यह चुंबकीय बल रेखाएं बताया गया था कि कोमल एवं लचकदार होती है। दो चुंबक लीजिए, ऐसे करोगे तो लचक लचक करेगा, स्विंग करेगा, लचकदार और कोमल भी होती है, स्मूथ जैसा लगेगा, स्मूथ स्विंग। तो यानी चुंबकीय बल रेखाएं यानी कोमल एवं लचकदार होती है, रस्सी के समान लचकदार होती है। आपको बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ दो शक्तिशाली चुंबक ले जाए और इसके बीच में तांबे की बनी एक आयताकार कुंडली ले लिया जाए। आयताकार कुंडली कैसे बनी है? तांबे से। नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे की तार लपेट जाती है। अब इसके अंदर नर्म लोहे का क्रोड क्यों प्रयोग किया जाता है?
माने इसके अंदर नर्म लोहे का ही क्यों प्रयोग करता है, क्यों नहीं अन्य चीज प्रयोग की जाती है? बात आई। देखिए नर्म लोहा इसलिए प्रयोग की जाती है कि लोहा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, और ये लोहा जो है बहुत तेजी से, माने चुंबक जो है लोहा को बहुत तेजी से खींचता है, बहुत तेजी से आकर्षित करता है। यानी जब इसके बीच में लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो इधर की जो चुंबकीय बल रखा है ऐसे होकर गुजरेगी, माने ये इधर जाने वाली तो ऐसे गुजरेगी, इधर जाने वाली चुंबकीय बल रखा है ऐसे गुजरेगी, लोहे से होकर जाएगी। तो ये क्या करता है कि लोहा जो है चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित करता है। संकेंद्रित माने पास में लाता है, संकेंद्रित करता है, माने सारे चुंबकीय बल रेखाओं को, बाहर भी जाने वाली होती है चुंबकीय बल रेखाओं को, तो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, सारे चुंबकीय बल रेखाओं को इस कुंडली से गुजारेगा, माने सभी चुंबकीय बल रेखाओं को कुंडली से गुजारेगा। और जब कुंडली से गुजारेगा तो कुंडली इसमें घूमेगी। तो क्या क्लियर करना, थोड़ा सा वो रख दीजिए। ये मान लो कि चुंबकीय बल रेखा है, सॉरी ये कुंडली है, और कुंडली का सिस्टम है। थोड़ा सा बता दे कि चुंबकीय बल रेखाएं किस, देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स यह है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यानी नहीं, आवाज नहीं, ये अगर मान लीजिए कि ऐसे चुंबक है और चुंबकीय बल रेखाएं ये तेजी से गुजर रही है, ठीक है, तो ये बी की दिशा दिखाता है, वेक्टर बी। और आपको बताया गया था कि क्षेत्रफल वेक्टर डी हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। जब क्षेत्रफल सदिश बोलेगा, क्षेत्रफल अदिश विरास होती है, एक अदिश विरास होती है और सदिश विरास होती है। सदिश राशि कब होगी? जब वैसा क्षेत्रफल जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित हो। ऐसा क्षेत्रफल जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें सदिश जुड़ भी रहा है, और यह सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। क्षेत्रफल सदिश जो पीछे चैप्टर में पढ़ चुके, सेकंड चैप्टर में गॉस के नियम में, कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर पृष्ठ ऐसा है तो ऐसे, पृष्ठ यहां है तो ऐसे, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। कहीं भी हो पृष्ठ ऐसा है तो लंबवत ऐसे बाहर की ओर, यानी यहां पर पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगा, झुका है तो डी ऐसे हो गया, या डी चाहे वेक्टर ले लीजिए, और बी इस दिशा में हो गया, और इसके बीच में कोई ना कोई कोण बना होगा। तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, चुंबकीय बल रेखाएं, किसी माने इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, टोटल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। टोटल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स φb से दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स φb से दर्शाते हैं, और ये होता है φ = b × a वेक्टर है। और जब b हटाया जाएगा तो आप पढ़े हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा, पढ़े हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, और उनका जो परिमाण होता है, देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल
तथा उसके बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है। यहां पर जब हटाएंगे तो b इंटू ए cos थीटा होगा। कोई दिक्कत है? 5b। जबकि वही अदिश में देखिए, सदिश में देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप माने इकाई सदिश है। एन कैप का मतलब इकाई सदिश है। हम क्या लिखते हैं? दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण के जिया, ये जिया है, जिया के गुणनफल के बराबर होता है। फिर सुन लीजिए, ये सब आवश्यकता है आपकी। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, देखिए सदिश गुणनफल है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण के जिया के गुणनफल के बराबर होता है। कोई समस्या है? अब आइए, आपको बताया था कि वैद्युत, ये चुंबकीय फ्लक्स है ना, जबकि आप पीछे पढ़े होंगे वैद्युत फ्लक्स वेक्टर से दर्शाते हैं। अगर यहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं न होकर वैद्युत बल रेखाएं हो, यानी चुंबकीय बल रेखाएं न होकर क्या हो, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? E इंटू ए cos थीटा। कोई दिक्कत है? तो फाई से दर्शाते हैं फ्लक्स को, लेकिन अगर E होगा तो वैद्युत फ्लक्स और B होगा तो चुंबकीय फ्लक्स, B होगा तो चुंबकीय फ्लक्स और E होगा तो वैद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत है? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक को B से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक को E से दर्शाते हैं। कोई समस्या है? यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आइए, आपको हम बता रहे थे कि जब किसी कुंडली को, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं तेजी से गुजरी है, यही देख लो कि ऐसे हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। इसे अनेकों चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी है, चुंबकीय, केयर करना। और यदि हम ये नर्म लोहे की कुरूट पर तांबे से लिपटी हुई एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। तांबे के तार से लिपटी हुई पृथकृत तार होते हैं, अलग अलग तार होते हैं, और उनके ताबों को तार से लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, आयताकार कुंडली, जो डायनामो आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये ध्यान दीजिएगा, आवाज बंद करना। जब इस कुंडली को, इस चुंबकीय क्षेत्र, दो नॉर्थ और साउथ, दो चुंबक रखे जाते हैं, नॉर्थ साउथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेज से घुमाते हैं तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। कैसे फ्लक्स परिवर्तन होता है? देखो, अगर ऐसे चुंबकीय, देखो कुंडली ऐसे है, तो कुंडली ऐसे है तो इसमें फ्लक्स रेखाएं कम काट रहा है ना, लेकिन कुंडली ऐसे बढ़ती जा रही है। ये बताओ, फ्लक्स रेखाएं सबसे ज्यादा काटा ना? ये देख रहा है कितना फ्लक्स रेखाएं काट रही है? ये फ्लक्स रेखाएं इतनी काट रही है, इतनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। फ्लक्स रेखाओं का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं। इस समय ऐसे कुंडली होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा काटेगा। तो इस समय फ्लक्स रेखाएं में परिवर्तन ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युतवाहक बल भी ज्यादा होगा, और जब प्रेरित विद्युतवाहक बल अधिकतम होगा और यदि कुंडली ढकी हो तो प्रेरित धारा भी अधिकतम होगा, और यदि कुंडली ढकी ना हो, परिपथ ढका ना हो, तो धारा नहीं बहेगी। प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा लेकिन धारा नहीं बहेगी। धारा तभी संभव होगा
प्रेरित धारा तभी संभव होगा जब कुंडली ढकी हो, परिपथ ढका हो। यानी फिर सुन लीजिए, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाती है। फ्लक्स परिवर्तन होता है जिसके कारण एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, और यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब देखो ऐसे कुंडली हो तो कुंडली ऐसे हो तो धारा कैसे बढ़ रही है, और इस फ्लक्स रेखाएं कम काट रही है तो धारा माने प्रेरित विद्युत वाहक कम होगा, धारा उत्पन्न नहीं होगी, शून्य होगा। और ऐसे बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स रेखाएं बढ़ रहा है, यानी धारा का मान बढ़ता जाएगा। इस समय अधिकतम धारा होगा, फिर धारा कम हो रहा, फिर माने शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य हो गया, फिर अब यानी बढ़ रहा है लेकिन दिशा विपरीत है। अधिकतम हो गया लेकिन दिशा विपरीत, फिर अधिकतम से शून्य हो गया। एक चक्कर में 2 बार अधिकतम, 2 बार शून्य होता है, जो कुंडली आगे पढ़ेंगे। यानी फिर सुन लीजिए डेफिनेशन लास्ट से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली ढकी हो तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब शॉर्टकट में सारे सिस्टम को सुन लो एकदम नॉर्मली से। यानी यदि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण माने विद्युत प्रेरण की बात करते हैं तो विद्युत प्रेरण का मतलब कि सिंपल सी भाषा में कि जब किसी वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। यह डेफिनेशन हो गया। चुंबकीय प्रेरण, जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली को या परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। फैराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर, फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। तो दिक्कत है, इसी से बनाओ। देखो, जब किसी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तभी घटना होगी। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के, और ये जो है एन लगा दिया जाए
तो ये फेरों की संख्या है। एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या है। कौन से फेरों के? तार के, तांबे के तार को फेरों की संख्या है। यानी एक फेरे में इतना परिवर्तन होगा। अब एन फेरे हो तो एन से गुणा कर देंगे। अब एन इंटू डेल फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। यानी एन फाई को, एन डेल फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहा जाता है। कोई समस्या है? दूसरा इसने बताया माइनस। हाँ बता रहे, हाँ माइनस क्यों है आपका? माइनस के बता रहे तरीका फैराडे ने यह भी बताया कि जब मैंने किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। यह उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं पैदा होती है। यह सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं यह ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है यह उसी का विरोध कर रही है जिससे पैदा हो रही है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण ये पैदा हो रही है, इसी का ये विरोध करते हैं। तो ऋण चिन्ह यह बताता है कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे यह स्वयं क्या होती है? पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है। कोई दिक्कत है? यानी आप कह सकते हो कि जब आप किसी परिपथ में धारा के मान बढ़ाते हैं, यानी पंखा में धारा आप बढ़ाकर भेजना चाहते हैं 8 एम्पियर से बढ़ाकर आप 10 एम्पियर धारा करना चाहते हैं। किसी पंखे में धारा 8 एम्पियर से बढ़ाकर 10 एम्पियर करना चाहते हैं, तो जब धारा में परिवर्तन होगा तब फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब धारा में परिवर्तन होगा तब फ्लक्स परिवर्तन होगा। क्यों? बात आई कि बायक के सभेद के नियमानुसार B = म्यू 0/4 पाई 2I/r होता है ना। तो ये किसके लिए? ये लंबे सीधे तार के लिए होता है। लंबे सीधे तार के लिए म्यू 0/4 पाई 2I/r ये लंबे सीधे तार के लिए है। और अगर रिजरेखीय तार बोल देगा, रिजरेखीय धारावाही चालक बोलेगा तो B = म्यू 0/4 पाई I/r और साइन φ1 प्लस साइन φ2 ये होगा। यानी रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण होगा। और वही अगर अनंत लंबाई का होता है तो 90-90 रखते हैं, अनंत लंबाई का होता है तो साइन 90 साइन 90 साइन 90 के मान 1 साइन 90 के मान 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वही अनंत लंबाई के मिल जाता है, लंबे सीधे तार के लिए मिल जाता है। जबकि बायोसावर्ट का नियम से क्या पढ़े थे? B = म्यू 0/4 पाई I डेल L साइन थीटा अपन में r², यही ना है। तो ये धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये लंबा सीधा के बात नहीं, बस ये बोलेगा कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लंबे सीधे तार के कारण बोलेगा तो ये है। रिजरेखीय धारावाही चालक कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है। लंबे सीधे तार के धारावाही कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है। और वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू 0 में B बराबर म्यू 0/4 पाई I, मैंने मिस्टेक हो गया, B बराबर म्यू 0 NI/2a। ये लंबे सीधे के लिए नहीं है, एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात आती है तो म्यू 0 NI/2a। अगर n जहां फेरों की संख्या है, n क्या है? फेरों की संख्या है।
अगर एक फेरा हो तो म्यू नॉट आई अपन में 2a हो जाएगा, जहां a क्या है, त्रिज्या है। तो बेटा ये सारे चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कब किसको इस्तेमाल करना है ये ध्यान देना होता है। हमने बताया कि जब धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, यानी लंबे सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना होगा या सूत्र लिखना होगा तो ये प्रयोग करेंगे। रुजरेखीय धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर बात आई है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप ये प्रूफ करेंगे। और वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी तो आप ये प्रूफ करेंगे। यानी ये 4 आप लोग के सिलेबस में है। अभी और सिलेबस में है प्रणालिका, प्रणालिका सिलेबस में नहीं है यार, प्रणालिका आता नहीं है, प्रणालिका है। और वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको निगमन भी नहीं कराया गया है। ये हाँ बोलिए। रिजुरेखीय धारावाही चालक में अंतर यह है कि रिजुरेखीय धारावाही चालक में छोटा तार छोटा भी है, छोटा हो सकता है, इसके लिए है। और ये लंबे अनंत लंबाई के, परिमित लंबाई के हैं। हाँ ये छोटे लंबाई के लिए भी हो सकता है और बड़े लंबाई के भी हो सकता है। ये छोटे लंबाई के लिए फॉर्मूला है और बड़े लंबाई के, माने लंबा सीधा तार छोटा भी होगा इसके लिए भी है और बड़े के लिए भी है। और ये स्पेशल लंबे के लिए, परिमित लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए। तो ये जब अनंत लंबाई के बात करेगा तो यही फॉर्मूला इससे बना है, इससे यही बना है। फर्क कितना है कि लंबे सीधे तार के डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन 90 लंबा होगा तो अनंत होगा, लेकिन अगर वही एक सिरे के बात करता है कि तार कर रहे प्रश्न सब बच्चे उठा रहे तुम मजा ले रहे हो। देखिए अगर मैंने लंबे सीधे तार के किसी एक सिरे पर बात कर देगा, मैंने एक लंबा सीधा तार है और लंबे सीधे तार के किसी एक सिरे पर अगर निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र किसी एक सिरे पर, तो देखो एक सिरे पर ये लंब मिलाओगे तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन ये मिलाओगे तो लगभग में हाई 90 हो जाएगा, लेकिन हाई जो होगा इसके लिए बहुत छोटा कोण हो जाएगा, बनाएगा तब फिगर। तो यानी इस समय केवल क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई अपन में आर, और साइन 1 का 90 हो जाएगा और 1 का साइन 0 हो जाएगा। एक देखो जब लंबा सीधा तार होगा तो 1 तो 90 बनेगा ना, एक 90 बनेगा। जैसे आपको कैसे फॉर्मूला बताया था, ये वाला यहाँ पे था, ये रिजुरेखीय, तो ये φ1 था, नहीं ये φ1 था और ये था कि नहीं, बहुत लंबा होगा तो ये धीरे धीरे कोण बढ़ता जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। बहुत लंबा होगा तो नियर अबाउट लंबा एकदम 90 तो होगा नहीं, लगभग 90 मान लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर तार के एक सिरे पे हो, एक सिरे पर बिंदु है और यहाँ पर 90 तक, तो ये जो है एक सिरे पे है तो ये वाला 90 तो होगा, ये वाला φ2, लेकिन y वाला 90 0 हो गया ना, φ1 0 हो गया ना, तो φ1 0 कर लो आप φ2 90 कर लो, तो इसका मान 0 रखेंगे, आई अपन में आर 0 + 1, तो इस समय फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई अपन में आर ना बनेगा, है कि नहीं। तो जब रिजुरेखीय धारावाही चालक के किसी एक सिरे के बात करता है तो फार्मूला ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है, लंबे सीधे तार के निकट ये फार्मूला, और रिजुरेखीय धारावाही पर छोटा या बड़ा अनंत लंबाई के लिए हो तो फार्मूला लगेगा, इसी पर सेट होगा सब। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की कंडीशन।
आवाज मत करो बेटा। cos phi into d phi वाला कौन सा है? किसका है? cos phi into d phi। वो अलग है, बताता है वो बीच वाला है पद। आप cos phi into phi को बीच में वो निकाला गया था, वो तो प्रूफ किया गया है। वो नहीं है, नहीं आवाज बन गई। यही जो देखिए धारावाही चालक में cos phi d phi किया गया था, वो हल करने के बाद लास्ट में साइन वाला आया था। सर जी यानी वो पूर्ण मतलब हल नहीं था, वो पूर्ण हल नहीं था, वो तो आधा में साफ बोले। हाँ देखिए, यानी ध्यान दीजिएगा, फैराडे के दो नियम क्या है, फिर सुन लीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन डेल फाई अपन में डेल पी। इस सूत्र को ध्यान दे दें। लेंज भी इसी को बताया था, लेंज का नियम। आवाज आ रही है बेटा? आप लोग आवाज ना करें, शांत रहिए, डाल दीजिएगा। देखो, एक लेंज का नियम है, एक लॉरेंज का नियम है। पेपर में आप डिस्टर्ब मत होइएगा। एक लेंज का नियम है, एक लॉरेंज का नियम है। अब लेंज का नियम क्या है तो देखो, लॉरेंज का नियम पहले पढ़ लो, पढ़े हो। लॉरेंज में नियम पता है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, अब लॉरेंज बल F इक्वल टू QVB, ये लॉरेंज बल होता है कि नहीं? लेकिन लेंज का क्या सिस्टम है, ये इसी का नियम हुआ है। फैराडे का जो द्वितीय नियम बोला उसी का नियम है। फैराडे का प्रथम नियम का था, फिर सुन लीजिए, फैराडे का प्रथम नियम था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, प्रेरित विद्युतवाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के। दूसरा नियम बोला था, ये ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि यह उसी का विरोध करता है जिससे ये पैदा होता है। मैंने क्या, तो फिर सुन लीजिए, यानी यह उसी का विरोध करता है जिससे स्वयं पैदा होता है। अभी हम बताएंगे कैसे। यानी जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता, नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे वो स्वयं पैदा होती है। और वही टॉपिकवा लेंज भी बोला था। दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम ही लेंज नियम है, ये भी वही बोला था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें जो प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यह उसी कारक के विरोध करती है जिससे स्वयं में पैदा होती है। कैसे पता लगे विरोध कर रही है? तो आइए, जब पंखे में, आपका पंखा जो है, पंखे को हम बढ़ाकर रेगुलेटर के माध्यम से पंखे में धारा को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धारा को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर बोलते हैं उसको, प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक। प्रतिरोधक का नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक बोलते हैं। धारा नियंत्रक है उसको रेगुलेटर बोलते हैं। पंखे में लगा जो घुंडी होती है जिससे धारा ऐठने पर धारा का मान बढ़ता घटता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटर।
यानी धारा नियंत्रक को दिक्कत है आवाज बंद करने का, नहीं जानते तो हजा मत कीजिए, बस सुनिए। तो पंखा आवाज बंद करने का, यानी रेगुलेटर आपका क्या है, रेगुलेटर दिक्कत है, जो धारा को कम बेसी करता है, यानी एक प्रतिरोधक का कार्य करता है, धारा को घटाता बढ़ाता रहता है। अब आइए, हम बता रहे थे कि ये पंखा में लीजिए, हम विद्युत स्रोत से जब इसमें पंखे में धारा पहले से 8 एम्पियर बह रही थी, सोचो, और यदि हम इसको बढ़ाकर 12 एम्पियर करना चाहते हैं तो आप देखे थे कि जितने उसमें सब में B = म्यू नॉट अपन में 4 पाई I अपन में मैंने 2I अपन में R था, है ना। तो कहने का मतलब सब में देखो धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, यानी जब धारा के मान में बदलाव किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय बल रेखाओं में भी परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत है? यानी जब धारा का मान बढ़ाया जा रहा है, धारा का मान बढ़ाया जा रहा है तो चुंबकीय बल रेखाओं में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा B × A cos थीटा, तो फ्लक्स रेखाओं में भी परिवर्तन होगा, नहीं होगा? जब धारा के मान में बदलाव किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। कोई दिक्कत है? अब आइए, जब पंखे में हम धारा के मान बढ़ा रहे होते हैं तो इसमें जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है बढ़ाने के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित धारा पैदा हो रही है, प्रेरित धारा पैदा, पहले से धारा मुख्य धारा एक है, मुख्य धारा ये है जो जा रही है, जो बढ़ा रहे हैं वो मुख्य धारा है। हम मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं तो उसमें एक अतिरिक्त धारा पैदा हो रही है, प्रेरण के कारण पैदा हो रही है, उसे प्रेरित धारा कहते हैं। और वह धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। अगर माने हो सकता है कि यदि 8 एम्पियर की धारा से हम बढ़ाकर 12 एम्पियर करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा है हो सकता है कि 0.1 एम्पियर हो सकता है कि प्रेरित धारा कितना हो, अच्छी प्रेरित धारा इतना भी उत्पन्न हो सकती है कि एक लोहे के धातु को पिघलाया जा सकता है। ऐसा समझिए कि प्रेरित धारा इतना भी हो सकती है कि हम लोहे के धातु को या किसी धातु को पिघला सकते हैं, ये समझ लीजिए, ये उतनी होती है, लेकिन उसको आगे पढ़ाया जाएगा। यानी भंवर धाराएं का नाम सुनेंगे, भंवर धाराएं इतनी अधिक हो सकती है आपके सिलेबस में कि जिससे धातु को पिघलाया जा सकता है। भंवर धाराएं जैसे चको पैदा होता है पानी में, हवा में चको होता है, उस तरह से भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती है और पढ़ाया जाएगा। किसके भंवर धाराएं किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो पंखे में जो पतिया लोहे के जो क्रोड होते हैं वो एक ही ना बनाकर अलग अलग पत्तियों को बनाई जाती है, वो भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धारा इतनी खतरनाक होती है कि उसमें उस पंखे को अगर एक मोटा प्लेट ले जाए और प्रेरित धारा भंवर धारा ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो उसे पिघला सकते हैं। उसका रीजन बताएंगे अगले टॉपिक में। ये देखिए, तो इसमें जो धारा पैदा हो रही है, हमने क्या बताया कि जब या कुंडली पंखा में धारा का मान बढ़ा रहे थे तो इसमें जो प्रेरित धारा है, मुख्य धारा ऐसे बढ़ती है ना, पंखा में जा रही है ना, मुख्य धारा को बढ़ाकर हम ऐसे बढ़ाना चाहे तो मुख्य धारा उधर बह रही है तो प्रेरित धारा इधर बहेगी। यदि हम धारा को मान को घटा रहे हैं तो मेन करंट जो है इधर में है। देखिए घटाएंगे कब, 8 एम्पियर से हम 6 एम्पियर लाना चाहते हैं। कितना लाना चाहते हैं? तो धारा के मान
घटा रहे हैं, तो हम कम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कम करना चाहते हैं तो मुख्य धारा तो इधर पा रही है ना। अगर मुख्य धारा इधर पा रही है तो इसमें जो प्रेरित धारा भी है इस दिशा में बहेगी। 0.1 या 0.2 एम्पियर जो धारा पैदा हो रही है, जब धारा के मान घटा रहे हैं तो मुख्य धारा के दिशा में बहेगी, और जब धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बहेगी, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जब किसी कुंडली में या किसी पंखे में या किसी परिपथ में जब धारा के मान बढ़ाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा जो होती है वह मुख्य धारा के विपरीत बह रही है, यानी वो उसका विरोध कर रही है, काट रही है। जैसे मान लीजिए, अगर सुनिए, अगर 1 एम्पियर धारा बह जाए प्रेरित धारा, और हम 8 से 12 बढ़ाना चाहते हैं तो 12 उधर जा रही है तो 1 इधर आ रही है, तो पंखे को 11 एम्पियर में धारा मिलेगा। हम तो दे रहे हैं 12 एम्पियर धारा, लेकिन प्रेरक के कारण 1 एम्पियर धारा पैदा हो जा रही है और इसकी अपोजिट चल के इस 1 एम्पियर की धारा खा जा रही है, तो पंखे को कितना मिला? हम दे रहे हैं 12 एम्पियर और पंखे को मिल रहा है, यानी किसके कारण? इसके विरोध होने के प्रेरित धारा से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी तो धारा घटेगी, और जब एक ही दिशा में बहेगी तो धारा। यदि मान लीजिए कि हम इधर पंखे में 6 एम्पियर मैंने 8 एम्पियर धारा था, उसको घटाकर हम 6 एम्पियर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो धारा पैदा हो रही है 0.5 एम्पियर धारा पैदा हो रही है, तो धारा के दिशा में बढ़ रही है। अब हम पंखे में क्या करना चाहते थे? 6 एम्पियर करना लाना चाहते थे, लेकिन धारा दिशा बढ़ के 6.5 एम्पियर धारा मिल गई, यानी हम धारा को 8 से 6 करना चाहते थे, लेकिन ये बढ़ाकर 6.5 कर दे, यानी विरोध करना। धारा को घटाते नहीं तो पैदा होती नहीं, या धारा को बढ़ाते नहीं तो पैदा होती नहीं, और जिससे पैदा उसी को विरोध कर रही है। नहीं, धारा को घटाने में ये पैदा हो रही है, अगर धारा घटाते नहीं तो पैदा होती नहीं, तो विरोध करते नहीं, लेकिन घटा रहे हैं जिससे पैदा उसी को विरोध कर रही है, बढ़ा रहे हैं तो जिससे पैदा उसी को विरोध कर रहे हैं। यही देखने के बाद माइकल फैराडे और लेंज ने बताया कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें जो प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक के विरोध करती है जिससे स्वयं पैदा होती है। कोई समस्या है? आ रहा समझ ना? तो याद रखिएगा, पेपर में कई तरीके से घुमा सकता है। जितना लेक्चर दिया बेटा, लेक्चर को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हर तरीके का, हर जगह का आप कंपटीशन में जैसे बैठोगे ये आपका अपना बोर्ड पेपर में, तो कहीं भी पेपर से कहीं भी विकल्प कहीं भी घुमा सकता है। यानी दे देगा कि परिपथ में यदि किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाया जा रहा है, किसी परिपथ में धारा के मान 10 एम्पियर से करके 10 एम्पियर से 12 एम्पियर बढ़ाया जा रहा है, उसमें प्रेरित धारा 0.2 एम्पियर उत्पन्न हो रही है, माने 0.2 एम्पियर उत्पन्न हो रही है, तो परिपथ को कितने धारा मिलेगी? परिपथ को कितना धारा मिलेगी? यानी 11 से बोलो, क्योंकि बढ़ा रहा है ना हम, तो ये घटाएगा ना, और अगर घटाने के बाद तो बढ़ाएगा। कोई समस्या है? आप देखिए, हाँ, अब जो है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। ये पूरा चैप्टर लेक्चर था। यानी बोलिए ना बेटा, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
उसमें आप टॉपिक पहले लिखे विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण में लिखेंगे जब किसी पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। आवेशित होने की घटना को आवेशित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण 3 प्रकार से होती है, आवेशन की घटना 3 प्रकार से होती है। किसी वस्तु में आवेशन की घटना, लिख लो, किसी वस्तु में आवेशन की घटना 3 प्रकार से होती है। घर्षण द्वारा, कामा देते जाएगा, घर्षण द्वारा, नहीं, घर्षण द्वारा, ये पहले चैप्टर का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, और विद्युत प्रेरण द्वारा। अब हेडिंग डाल लीजिए चुंबकीय प्रेरण। हाँ, चुंबकीय प्रेरण नहीं, अभी चुंबकीय प्रेरण जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। वह चुंबकित हो जाता है। इस घटना को उबाल में, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग रहेगा चुंबकीय फ्लक्स। फिगर बनाइएगा। यदि आप संभव हो तो शोर ना करें। सुन पा रहे हैं? यदि संभव है तो शोर ना करें, नहीं तो शोरे करना है तो 2 मिनट शोर कर ले, हंस ले बहुत बढ़िया से, ज्यादा से, और सब पटाए ले। हाँ,
ये फिगर बनाइए। ए गंगा और ये गंगा के बगल में शांत रहो सब। आवाज मत करो। हाँ ये बता रहे थे। अब इसके बारे में ध्यान किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, लिख लीजिए बाद में फिगर वाले। ऐसा तो देख लिया ना कैसा फिगर होता है। लिखिए किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। नीचे से लिखिएगा किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, नीचे से किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा कामा दे दीजिएगा। उस पृष्ठ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र उस पृष्ठ पर चुंबकीय माने कुल हटा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के देखिए यहां पर, अर्थात वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल लिखिएगा। गुणनफल के आगे अदिश डाल दीजिए, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश लिखना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। सदिश के अदिश गांठ को अदिश कहते हैं, करास को सदिश कहते हैं। बी ए cos थीटा हाई बी ए cos थीटा। अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखोगे। देखो यदि बी एवं, अब लिखना नहीं, बी एवं ए एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो गया,
0। आवाज बंद करने का। तब ले लीजिए फाई बी इक्वल टू बी ए का 0। और का 0 का मतलब क्या होता है? एक हो गया या क्या मिला? बी ए है। यदि देखो हमेशा ये पृष्ठ, ये समझो कि चुंबकीय बल रेखा ऐसे है, तो चुंबकीय बल रेखा पृष्ठ के लंबवत ऐसे है और डीए भी ऐसे है। तो डीए भी ऐसे है तो ए भी ऐसे, डीए भी ऐसे। ए तो हमेशा ऐसे ही होता है और इस पृष्ठ से डीए हमेशा ऐसे ही गुजरे, सॉरी बी ऐसे गुजरे, तो बी और ए के बीच में 0 कोण बनेगा। और यदि देखो ये पृष्ठ है, व्हाइट बोर्ड को पृष्ठ मान लो, हमेशा डीए तो हमेशा ए तो इसी दिशा में होगा, ए इसी दिशा में, और चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजरे। कैसे गुजरे? पृष्ठ के समांतर, इस पृष्ठ के समांतर गुजरे। यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर गुजरती है तो समझ लो कि थीटा बराबर 90। पृष्ठ के समांतर थीटा बराबर क्या हो गया? यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर गुजरे, यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर गुजरे, तब शुरू हो रहा है बेटा, काफी शुरू कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर गुजरे तब क्या होगा? यानी देखो थीटा बराबर 90 होता है ना, थीटा बराबर 90। जैसे पृष्ठ ऐसे है, देखो पृष्ठ ऐसे है और हमेशा डीए ऐसे होता है, डीए चाहे ए वेक्टर ऐसे होता है, ये पृष्ठ है और समान चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 बनेगा। मैंने यहां पर दिखाओगे 90। यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर गुजरे तो थीटा बराबर 90, तब क्या होगा? फाई बी इक्वल टू बी ए cos 90। बी ए cos 90 माने 0, तो क्या हो जाएगा? 0। इस समय चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। बेटा ये मत समझो कि वीडियो बन रही है तो आपको बोल लेना कि हक नहीं है। अभी उतने ही पावर रखते हैं जो क्लास में, बिना क्लास के वीडियो बनने के हिसाब से। नौटंकी मत करिए, वो मेरा वीडियो बड़ा इशू नहीं है, आप लोग को पढ़ाना इशू है। ज्यादा एडवांस मत कम करिए। पढ़ने आए हो पढ़ो शांति से, नहीं पढ़ना उठ के जाओ। हमको नहीं लगता है कि आप क्या करते हो। परीक्षा नजदीक आ गई और पगलाते जा रहे हो। हर टीचर वही तुम्हारा सराहना कर रहा, अपने से अंदर समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते हो। यानी 5 इक्वल टू 0 होगा, याद रखिएगा। ये क्या था, इसको हम डिसीजन देते हैं कि जैसे पृष्ठ क्या था, अगर मान लीजिए कि पृष्ठ ये है तो हमेशा पृष्ठ ऐसे है, तो पृष्ठ के लंब हमेशा ए जो होता है पृष्ठ के लंब, और यदि बी ए जो पृष्ठ के लंबवत मिलता है, माने बी जो है पृष्ठ के लंबवत मिलता है, तो ए और बी के बीच कोई कोण नहीं बनेगा। इस समय ये क्या होगा? 0, यानी उस समय अधिकतम होगा। जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है तो चुंबकीय फ्लक्स सबसे अधिकतम होगा, और चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती है तो चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। और यदि किसी एंगल पर मिलती है, जैसे किसी कोण में मिलती है, ऐसे गुजरती है, तो उस समय ये फार्मूला लगेगा, cos बी ए cos थीटा लगेगा, और 30 अंश पे या 40 अंश पर चाहे
45 अंश पर, 60 अंश पर, कुछ भी हो सकता है, वो देगा उसके अनुसार रख लेंगे। यानी कभी कभी ऐसा देता है कि देखो चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से 30 अंश के कोण पर गुजर रही है। चुंबकीय बल रेखाएं, देखो ये पृष्ठ है, और कहा देगा कि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के 30 अंश के कोण पर गुजर रही है, पृष्ठ से 30 अंश का कोण बना रही है। चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से 30 अंश का कोण बना रही है, तो क्या आप थीटा बराबर 30 लेंगे? थीटा बराबर 30 लेंगे? कंफर्म नहीं है? हंसी बंद हो गई? आप ये ए लेंगे, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? ए है। तो ये 30 जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से 30 अंश पर है, तो ए और बी के बीच कितना कोण बनेगा? पूरा 90 होता है, तो 90 में से 30 घटाओगे तो क्या बनेगा? तो उस समय फाई बी इक्वल टू बी ए का 60 अंश लेंगे। कोई दिक्कत है? यानी याद रखिएगा कि जब भी कोई कहे कि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बोल दे कि इतने से कोण पर गुजर रही है, पृष्ठ से इतने अंश के कोण पर गुजर रही है, तो आप तुरंत 90 में से घटा दोगे उतना। अगर 30 गुजरे या 60 गुजरे या कोई भी एंगल गुजरे, उससे आप घटा दोगे। समझ रहे हो? यानी हाँ, यदि ये कहे कि ए और बी के बीच कोण 30 अंश है, ए और बी के बीच कोण 30 अंश होगा, अगर 30 है तो वो लोगे, वो 30 लोगे। अगर ए और बी के बीच जितना कोण बताएगा तो उतना ही लोगे, अधिक नहीं लोगे। लेकिन पृष्ठ से बोलेगा तो आप 90 में से घटा दोगे। क्लियर कंसेप्ट है? ये अक्सर सवाल में बोलता है और आप सवाल में मार खा जाएंगे। ये था, हम ये इसके समाधान में जा रहे थे। सुधर जो रहता है बाहर निकाल देंगे, कोई मतलब नहीं करे। अब सोच रहे कि वीडियो में पढ़ लोगे तो वीडियो नहीं डालेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, दिमाग में होगा ना कि वीडियो बनाए। अब देखिए, वीडियो बेटा कभी बना के हम डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो नहीं बनाएंगे ना। आओ देखो, ये जो है आपका बता रहे हैं कि अब ये तो आपका मान लेके परिमाण हो गया। अब इसका मात्रक और बीमा निकालना आता है, मात्रक बीमा आता है, कई बार पूछ चुका है मात्रक बीमा चुंबकीय फ्लक्स का या वैद्युत फ्लक्स का, ये अक्सर बीमा मात्रक आता रहता है। देखो कैसे निकालोगे, तुम्हें पता नहीं है, कोई भी चीज का पता नहीं, हल्का फुल्का पता तो होना चाहिए। अब एकदम फिजिक्स पढ़े नहीं तो कहां से पता लगेगा? हाई बी रटना नहीं, सटेगा नहीं। बी है, इसका मात्रक निकालना चाहते हैं, इसका मात्रक पता नहीं है तुम्हें, तो क्या करोगे? चले जाओगे, कहां जाओगे? ऐसा सूत्र ढूंढोगे जिसमें बी आए, ऐसा सूत्र ढूंढोगे जिसमें बी आए। जैसे देखो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। अब देखो F के तो कई फॉर्मूले होते हैं, एक होगा कटबाग, शांत रह बेटा। इतना झूठ बोलता, कल नंबर 1 जीता था, कहते कि सर पैर में चोट लगा था, हम कभी दौड़ते नहीं, इतना फटगिरी कर रहा था और नंबर 1 आया दौड़ में। अलावन करना, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, धंधना। F इक्वल टू mg होता है, F इक्वल टू म्यू आर होता है। मन इतने फॉर्मूला जहां r बराबर mg होता है घर्षण गुणांक के लिए, गति घर्षण के लिए k लगाते हैं, स्थैतिक घर्षण के लिए s लगाते हैं। गति का रहेगा तो k लगा देंगे और स्थैतिक रहेगा तो s लगा देंगे। F इक्वल टू
एफ इजकल टू आप पढ़े हैं म्यू नॉट अपन में 2i नहीं 4 और 2i1 i2 अपन में नहीं अपन में r इंटू एल पढ़े हो, ये भी फॉर्मूला लंबे से तार के कारण। एफ इजकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर पढ़े हो, मैंने बल के आप कितने डिफिनेशन पढ़े हो दिखा रहे हैं कि आप कौन सा बल के फॉर्मूला इस्तेमाल करो भैया, अलग अलग सवालों पर अलग अलग बल कितने हैं सूत्र की आप, जबकि आप एफ इजकल टू क्यू है कि नहीं। तो अभी मैं इतने बल का जिक्र किया हूं, बल के तभी बहुत फॉर्मूला है। अब यहां से इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, चलो हम इसी में से ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, आसानी होगी, इसको भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ दोनों में कहीं आएगा ना? हाँ दोनों में कहीं आएगा, दोनों को निकाल देंगे। यानी एफ इजकल टू आईबीएल है, अधिकतम के लिए आईबीएल होगा ना, साइन 90 हो जाएगा ना, इसको छोड़ देंगे आईबीएल होगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा एफ बटा में आई एल, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रा क्या गया, बल का मात्रा न्यूटन, धारा का मात्रा एम्पियर और लंबाई के मात्रा मीटर, इसका न्यूटन प्रति एम्पियर आ गया, या क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेस्ला। ये कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। जबकि एमकेएस पद्धति में न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे ना, तो उसका अलग आएगा, मात्रा कितना होता है कि कोई भरोसा नहीं, बना सकते हो बहुत। अब देखिए ये टेस्ला हो गया, जबकि इसका सीजीएस पद्धति में गॉस भी होता है, क्या होता है गॉस, और इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, माने बी का इतना मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला या सीजीएस पद्धति में गॉस भी होता है, पद्धति में क्या होता है, और एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। तो यदि एक गॉस कहा जाए तो कितना हो जाएगा, एक 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। कोई समस्या है कि दिक्कत हो रही है? अब आइए, तो हमको ये सारा मिटा रहे हैं फॉर्मूले, और केवल बी का फॉर्मूला ले रहे हैं। सुनो, एफ इजकल टू आई बी एल साइन थीटा, थोड़ा शोर बंद करोगे, जिसको आप जा सकते हो, जिसको जल्दी है जा सकते हो, यानी एफ इजकल टू आई बी एल अधिकतम के लिए, बी इजकल टू एफ बटा में आई एल, कोई दिक्कत है? इसका मात्रक हो जाएगा बल के मात्रक न्यूटन और धारा के मात्रक एम्पियर या टेस्ला। ये सब एसआई पद्धति है। कौन सा पद्धति है? एसआई पद्धति में, या वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, या सीजीएस पद्धति में गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है, तो एक गॉस बराबर 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, अब थोड़ा सा शोर बंद करके वहां पहुंचिए। ये इसका मात्रक होता है, देखो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक, तो ये से ये न्यूटन मीटर प्रति
ये वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हो गया, है कि नहीं है? केवल मात्रक की बात हो रही है। अब देखिए, या इसको वेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या वेबर बोलते हैं, वेबर। कोई दिक्कत है? या इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? गॉस में क्या लिखेंगे? फाई बी का मान, बी का मान गॉस होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे ना, गॉस सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये है, ये तो रहा आपका मात्र। अब बीमा देखो कैसे निकालेंगे। तो जिंदगी में पढ़े हो, विस्थापन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकदम बारीकी से ध्यान देना, यहां थोड़ा सा आओ माऊ मत करना। स्टार्ट करते हैं विस्थापन से। विस्थापन जो है एक सदिश राशि, इसको मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, और यह एक निश्चित दिशा में होता है सदिश राशि। और सदिश राशि को माइनस से दर्शा दो। सदिश राशि को आपको कभी भी सदिश को ज्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा, हम उपाय बताते रहे, बुढ़ौती भर याद रहेगा। अब देखो, इसका बीमा बंद करने का, आवाज बंद करने का बेटा, थोड़ा सा और पानी लो। विस्थापन, इसका बीमा एल से दर्शाते हैं, लेंथ है, लेंथ लंबाई से ले। दूरी का बीमा एल है, क्योंकि इसका मात्रक मीटर होता है, यह रास अदिश है। क्या हो गया? प्लस, अदिश को प्लस है। वेग, विस्थापन बटा में समय, इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। जितनी मूल राशियां होती है सब अदिश राशि होती है, जितनी मूल राशियां होती है सब अदिश राशि होती है। ये देखो, इसका बीमा एल और इसका समय का टी टाइम, तो क्या मिला? एल टी पर माइनस वन, नीचे से ऊपर जाएगा। तो अब राशि को पता करना है कि सदिश है कि अदिश है। तो भैया विस्थापन कौन सी राशि है? तो माइनस लिखाएंगे। और समय कौन सी राशि है? समय मूल राशि है ना, तो मूल राशि कौन सी राशि है? अदिश राशि। सभी मूल राशि अदिश राशि होती है। तो प्लस हो गया, प्लस में माइनस में प्लस से भाग दोगे, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो समझो कौन सी राशि है? सदिश। जब भी माइनस है तो सदिश, और प्लस है तो त्वरण ले लो। अच्छा, चाल ले लो, चाल पहले चाल लो। चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी बटा में समय, यानी दूरी कौन सी राशि है? दूरी का मात्रक ले लो मीटर, और समय का तो मात्रक यही होगा। बीमा क्या होगा? एल और बटा में, तो क्या मिला? एल टी पर माइनस वन मिल गया। राशि को पता करना है, दूरी अदिश राशि है, प्लस और समय प्लस से होगा, प्लस से भागने पर कौन सी राशि हो गया? अदिश राशि। कोई दिक्कत है? जब भी प्लस आएगा तो अदिश। क्लियर? त्वरण ले लो। वेग परिवर्तन बटा में समय, तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं ना, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, दूरी के दर को चाल कहते हैं। तो वेग परिवर्तन, तो देखो वेग का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, फिर सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर रूट है। अब बीमा देखो, बीमा एल और नीचे वाला टी टी के पावर 2 है, तो क्या जाएगा? एल टी पर माइनस
अच्छा, राशि को पता करना है तो देखो वेग माइनस है और समय माइनस और प्लस से भाग देने पर क्या है माइनस। तो जब माइनस प्लस में भाग दोगे तो क्या आएगा, अतः कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो लिखा है एगो लिख ले तो बल्ब के बल बराबर आगे में खाली रहो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक मीटर कि किलोग्राम, किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड का होगा। अब देखो इसका बीमा लिखना है तो m l t पर -2 t नीचे ऊपर लेता है ना। अच्छा, पता करना है कि राशि कौन है, अदिश के तो द्रव्यमान मूल राशि है ना, तो द्रव्यमान मूल राशि तो अदिश होगा तो प्लस और त्वरण माइनस है ना, सदिश तो माइनस तो माइनस। अब बताओ प्लस में माइनस से गुणा करो तो माइनस आएगा ना, और जब भी माइनस आएगा तो क्या होगा, कोई भी ले लो आप प्लस माइनस लिखो। जैसे आप देखो वैद्युत क्षेत्र भी लोगे, वैद्युत क्षेत्र क्या करना समझा रहे हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र लोगे तो E बराबर F बाई Q होता है ना, बल बाई क्षेत्र, बल बाई आवेश। तो देखो वैद्युत बल जैसे आवेश कौन सी राशि है तो देख लो, आवेश बराबर माने I बराबर, देखो I बराबर Q बाई T होता है, तो Q बराबर I इंटू T। शांत से रहना, यानी ये धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है, लेकिन धारा अदिश राशि है, मूल राशि है ना, धारा अदिश राशि है और समय भी मूल राशि है अदिश। तो प्लस में प्लस से गुणा, तो प्लस जब भी आएगा तो कोई दिक्कत है। वैद्युत देखो वैद्युत बल है ना, तो बल सदिश राशि है तो माइनस, और आवेश अदिश राशि हो गई तो प्लस, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो क्या हो गया, V बराबर W बाई Q होता है। अच्छे कार्य देखो W बराबर माने कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो देखो बल कौन सी राशि है, सदिश है, तो सदिश तो माइनस, अब विस्थापन कौन सी राशि है तो माइनस, विस्थापन सदिश है तो माइनस, माइनस में माइनस से गुणा करो क्या आएगा प्लस, तो कार्य प्लस राशि हो जाती है कि नहीं। तो कार्य प्लस है यानी अदिश राशि है। P बराबर W बाई T, कार्य अदिश राशि हो गई प्लस, समय अदिश राशि हो गई प्लस, प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस आएगा, तो शक्ति भी अदिश हो गया। विभवांतर है प्लस होता है, आवेश भी प्लस होता है, तो प्लस ना आएगा, तो प्लस यानी वैद्युत विभव चाहे विभवांतर भी अदिश राशि है। माने अदिश सदिश आगे तरक्की जैसे करोगे, आगे चलकर माने कहने का मतलब कंपटीशन लाइन में बैठोगे, ये तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा। ये अदिश सदिश पहचान करने के नए तरीके हैं, और ये बता रहे हैं कि यह अक्सर रटते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ये मेरा तरीका है, कहीं भी खोज लोगे नहीं मिलेगा मेरा तरीका अलावा। संवेग देख लो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग है कि नहीं है। तो द्रव्यमान की विभा है हला बंद करने के बाद, द्रव्यमान सदिश राशि है और वेग अदिश राशि है, इसलिए प्लस माइनस गुणा कर तो माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो गया माइनस सदिश। तो संवेग भी सदिश राशि है। आवेग ले लो, आवेग भी बल गुणे समय होता है। आवेग बल गुणे समय, ये सब आएगा आप लोगों को पेपर में बीमा आता है। तो बल कौन सी राशि है माइनस, सदिश राशि है। अब बल गुणे समय होता है, क्षणिक समय। आवेग का मतलब है कि जैसे
क्षणिक समय में लगने वाले बल को आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट से खेल रहे हो, मैंने क्रिकेट खेलते हो तो बल्ला जो आता है, बल्ले पर गेंद आकर तेज से टकराकर फिर वापस चल जाता है। खींच को एक झपट मारो, आवेग है। आके दोनों गाड़ियां दोनों तरफ से टकराई, आवेग है ना। किसी बच्चे को एक लत मारो खींच अपने में, आवेग है। समझ रहे हो ना। क्षणिक समय में ज्यादा बल लगता है। कील से हथौड़ी पर मारो, सॉरी हथौड़ी से कील पर हथौड़ी से मारो, कील पर हथौड़ी से मारो, क्षणिक समय के लिए ज्यादा बल लगेगा। क्या है? आवेग है। तो ये प्लस हो गया, यानी माइनस आएगा तो सदिश राशि है। कोई दिक्कत है? अब आइए हम बीमा चलते हैं किसकी, हम हाँ सुनो, इसका बीमा निकालना है। ये बताइए, न्यूटन मीटर, देखो न्यूटन मीटर बटा में एम्पियर है ना। ये बताओ न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल की बीमा क्या होती है? mL/T पर माइनस, और मीटर के बीमा और एम्पियर है ना, एम्पियर की बीमा यही होती है। धारा है, धारा है, तो दिक्कत है। अब आइए क्या मिला? mL पर 2 और T पर, और A पर, यह आपका चुंबकीय फ्लक्स का बीमा है और ये सारे मात्रक है। कोई दिक्कत है? तो ये सारा उतारिए। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालकर जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेज से घुमाया जाता है, तो कुंडली से सहबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं में, कुंडली से सहबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। अर्थात फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जिसके कारण अर्थात फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। मानिए ये घटना कुंडली में होती है। कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडली ढकी हो तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हेडिंग का लिए लेंज का नियम, फैराडे के नियम बताया जाएगा लेंज के नियम के बाद। लेंज के नियमानुसार नीचे से लिखिएगा, लेंज के नियमानुसार जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युद्वाहक बल अथवा धारा, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युद्वाहक बल अथवा धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है, सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे नीचे से लिखिएगा, जैसे नीचे से लिखिएगा, जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाया जाता है, जब किसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा, उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। हो गया? आगे जब मैंने अगला लिख लीजिए नीचे, ये पहला था, दूसरा लिखिए। जब किसी परिपथ में धारा का मान घटाया जाता है, जब किसी परिपथ में धारा का मान घटाया जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा, उसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में बहती है, मुख्य धारा के दिशा में बहती है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, उसमें लिखिए, जब किसी कुंडली में
फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युद्वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। जहां n फेरों की संख्या है, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या है, नेगेटिव चिन्ह नीचे लिखेगा, नेगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइड यह प्रदर्शित करता है, डिनोटेट करता है, नेगेटिव साइड यह डिनोटेट करता है, मैंने प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युद्वाहक बल जिससे उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध कर रही है। जिससे उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है। उसी का विरोध करती है। ये फिगर लिख, ये सवाल, ये सूत्र लिख लीजिएगा, जो लिख लिया ठीक है। ये है सूत्र है, इस पर प्रश्न आता है। एन डेल फाई है, फाई डेल फ्लक्स, हाँ फ्लक्स परिवर्तन है। डेल फाई के मतलब परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स घट पड़ रहा है। हाँ चुंबकीय फ्लक्स है। हाँ डेल फाई भी बना सकते हैं यहाँ पर, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आ जाता है। अब लिखिए फैराडे का द्वितीय नियम। ऐसे बोला जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, ऐसे पेपर में आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम प्रथम नियम। उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलता है तो उससे घबराइएगा नहीं, या नॉर्मली भी बोल देता है तो भी घबराइएगा नहीं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, हाँ मैंने फैराडे का द्वितीय नियम है, लिखिए उसमें। फैराडे तो कई नियम दिया था ना, बहुत से हर सिस्टम में दिया था, इसलिए आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण देता है, बोलता है। लिखिए जो लेंज का द्वितीय नियम था, अरे लेंज का जो नियम था वही नियम है ये, हाँ सेम लिख लीजिए। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युद्वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युद्वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है
विद्वाह बल था परे धारा सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। उसी कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। चलिए कर